जी, बात आगे चलते चलते स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पर पहुंच चुकी है। स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। मेंशन कर लेते हैं, स्टेट असल में क्या है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ सिस्टम। और इसे स्पेसिफाई करने के लिए भी हमने बात कर ली कि आपको कुछ स्टेट वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, अब बात हो रही है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन जो है वो हमेशा एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है। इसकी डेफिनेट इनिशियल वैल्यू होती है और डेफिनेट ही फाइनल वैल्यू होती है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। स्टेट फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की, जिनके दरमियान में अल्टीट्यूड का कुछ गैप है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आप एक रास्ता ये वाला इख्तियार कर सकते हैं। एक रास्ता आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर और फिर ऊपर से आ सकते हैं। आप यहाँ से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ जो है वो लेकर आ सकते हैं। इस तरह यहाँ से पैराशूट के ज़रिए जंप कर लें। तो आप किसी भी तरीके से आएंगे, आपका जो पॉइंट ए से डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपका जो डिफरेंस है अल्टीट्यूड, ये एक स्टेट फंक्शन है। यानी कि ये डिपेंड नहीं करता इस बात पर कि आप कौन से रूट से वहां तक पहुंचे हैं, बल्कि जो अल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो एक स्टेट फंक्शन है। हेसरा के अंदर जब हमने एंथैल्पी पढ़ी, हमने कहा कि चाहे एक रूट से रिएक्शन हो या दूसरे रूट से रिएक्शन हो, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज सेम रहता है। तो एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन हो गई। तो स्टेट फंक्शन हमारे पास काफ़ी सारे हैं। स्टेट फंक्शन में मशहूर मशहूर हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। सही हो गई थी बात। तो ये सब के सब स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, इनके अंदर अगर हम मज़ीद बात करें तो इंटरनल एनर्जी, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देख लेते हैं। एंथैल्पी की आगे कोई ज़्यादा हमें मज़ीद डिटेल नहीं मिल रही, तो एंथैल्पी को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। एंथैल्पी को एफएससी के हवाले से भी हल कर लेंगे, और एंथैल्पी की अगर कोई बीएससी में इंफॉर्मेशन है तो उसे भी हम यहीं पर देख लेते हैं। फिर हम पाथ फंक्शन की तरफ चलते हैं। एंथैल्पी के बारे में मशहूर मशहूर बातें जो आपको याद होनी चाहिए कि एंथैल्पी को हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम कहते हैं। एंथैल्पी की मुख्तलिफ फार्मूलाज H इज इक्वल टू E प्लस PV हैं। एंथैल्पी चेंज जो है इसे आप डेल्टा E प्लस P डेल्टा V भी कह सकते हैं। एंथैल्पी अगर आप निकालें तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है वो एंथैल्पी चेंज होती है। याद रहे कि फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंथैल्पी चेंज ऑलमोस्ट इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। मज़ीद बात याद रख लें कि अगर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी बराबर आ रहे हों, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT, ये वाली इक्वेशन लगती है फॉर गैस फेज रिएक्शंस। अच्छा, अब याद रखना है कि यहाँ से तीन नतीजे निकल सकते हैं। या तो डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा, ये उन रिएक्शंस में होता है जिनमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ रहे होते। यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएं तो दोनों तरफ दो नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वही इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा। अगर हम बात करें कि डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E आ रहा है, तो ये उस वक्त होगा जब डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आ रहे हों किसी गैस फेज रिएक्शन में। गैस फेज रिएक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है। और अगर डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E है, तो इस केस में डेल्टा N की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डेल्टा H के बारे में होनी चाहिए। एंथैल्पी चेंज, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को नापने के लिए आप बॉम्ब कैलोरीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बर्तन खुला होता है, ओपन एयर होती है, तो आप एंथैल्पी नाप रहे होते हैं। जो आप हीट नाप रहे हैं ना, वो एंथैल्पी नापी जा रही है। और अगर बर्तन बंद कर दिया जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए, तो अब आप जो हीट नापेंगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज है। ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आगे की तरफ चलते हुए अगर हम बात करें एंथैल्पी की मुख्तलिफ टाइप्स का, तो डेल्टा H जो है
वो हो सकती है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिसाल दी गई है किताब में, -692 इसकी वैल्यू है। इसके बाद एंथैल्पी आ जाती है दूसरी वाली, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाइड्रोजन के लिए मिसाल दी गई है +218। याद रख लें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा एब्जॉर्ब होगी, जबकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकती है। आगे चलें तो एक और आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ये हमेशा रिलीज्ड होती है व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम बेस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ये -57.4 होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वीक एसिड हो जाएगा या वीक बेस हो जाएगी तो ये वैल्यू -57.4 से कम भी हो सकती है। एक है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज द एनर्जी released when 1 mole of compound is completely burnt in excess of oxygen। याद रहे कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, फॉर हाइड्रोकार्बन्स यूजुअली जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है इट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये बड़ी ही नई बात है, और ये ना तकरीबन वो कहता है 158 किलो जाउल एनर्जी जो है वो तकरीबन एक होमोलोगस सीरीज में जो एक मेंबर होता है ना CH2 जो ऐड होता है उसके लिए तकरीबन 158 किलो जाउल एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो आप एडिटिव कह दिया मैंने, एडिटिव तो है ही। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ये जो ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में भी मालूमात दे सकती है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन यानी कि कितने कार्बन है, पहले कार्बन के लिए आपको पता है, तो आप जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे एनर्जी चेंज ख़ास हद तक एक ख़ास तरीके से बढ़ेगा। तो इसे आप इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी कहीं लिखी पड़ी थी मैंने जी। इसके बाद आ जाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। 1 mole of compound is dissolved in excess of water to form an infinitely dilute solution। तो इसे आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कह देंगे। ये एक्सो और एंडो दोनों हो सकती हैं। साइन कन्वेंशन में यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आप सिस्टम पर कोई काम करेंगे, सिस्टम को हीट देंगे तो वो प्लस में आएगा, सिस्टम काम करेगा, सिस्टम आपको हीट देगा तो वो माइनस में आएगा। ये सब बातें हो गई एंथैल्पी से रिलेटेड। ये तमाम तर FSE जो है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। मेन हेडिंग हमारी चल रही थी स्टेट और स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो है ना वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इसके मुकाबले में दूसरा फंक्शन होता है पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करता है। सही हो गई थी बात। और पाथ फंक्शन जो है वो है W वर्क। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और आइसोथर्मल प्रोसेसेस की बात करें तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है अगर वो हो रही है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस में और हो रही है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वर्क डन जो होगा ना रिवर्सिबल प्रोसेस का वो ज़्यादा आता है वर्क डन ऑन इरिवर्सिबल प्रोसेस से। यानी कि वर्क डन इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ, यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस से हो रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस से हो रहा है, तो वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। याद रहे कि हीट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। हीट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर मैं A बॉडी हूँ और कमरा B है और माहौल C है, तो मैं अगर कमरे से हीट ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कमरे का टेम्परेचर मेरे से ज़्यादा है, और कमरा अगर बाहर से हीट ले रहा है इसका मतलब है कमरे का टेम्परेचर बाहर से कम है। सही है जी, यानी कि बाहर का टेम्परेचर कमरे से ज़्यादा है। तो अब हीट जो है बाहर से कमरे में फ़्लो कर रही है, कमरे से मुझ में फ़्लो कर रही है, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि हीट तो फिर इस पर नहीं डिपेंड कर रही, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम तो नहीं है, हमेशा कोई बॉडी हीट देती तो नहीं, वो ले भी सकती है, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सी बॉडी है। तो यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला कि हीट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, और जब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं होगी वो फंक्शन भी नहीं होगा, स्टेट फंक्शन भी नहीं होगा। ये कुछ बातें हो गई जी हमारी स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस की। अब हमने पढ़ने हैं डिफरेंट लॉज, चलें उस तरफ चलते हैं।